परवा देश की में आज हम सबसे पहले बात करेंगे बांग्लादेश की। आखिर क्या हो गया है बांग्लादेश को? इस साल अगस्त महीने में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस के हाथों सत्ता की कमान तो आ गई, पर उम्मीद उस वक्त थी कि बांग्लादेश में एक नई सुबह होगी। यही पूरी दुनिया को बताया गया कि वो नोबेल पीस प्राइज के विजेता हैं, वो बांग्लादेश को डेमोक्रेसी के चरम पर ले जाएंगे। लेकिन बीते 3.5 महीने में मोहम्मद यूनुस सरकार के चेहरे से वो नकाब पूरी तरीके से उतर चुका है। नफरत और कट्टरता का यूनुस के बांग्लादेश में अब राज कायम है। बांग्लादेश तालिबान से भी क्या बदतर हो चुका है। रविवार को क्या हुआ? उस दिन अवामी लीग के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की मौजूदगी में मानवाधिकारों का जो उल्लंघन हुआ, कैसे उसको तार तार किया गया। प्रदर्शनकारियों पर लात घूंसे बरसाए गए, दौड़ा दौड़ा करके उनको पीटा गया। सबसे शर्मनाक तस्वीर तो महिला प्रदर्शनकारियों की सरेआम पिटाई की आई है। देखिए किस तरीके से महिलाओं के साथ अभद्रता की गई, भद्दी भद्दी गालियां दी गई, उनके कपड़े फाड़ दिए गए। ताज्जुब की बात यह है कि पुलिस ने मारपीट करने वाले बीएनपी कार्यकर्ताओं को नहीं पकड़ा, उन्हें खुली छूट दी गई। मानवाधिकारों का कत्ल हो रहा था। पुलिस और प्रशासन का रवैया सबके सामने है और यह दिखाता है कि उन्हें गुंडागर्दी के लिए बीएनपी के उपद्रवियों को लाइसेंस तक दे दिया है। अब हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं जिसे देखकर आप शर्मिंदा हो जाएंगे। अवामी लीग के प्रोटेस्ट के दौरान ढाका की सड़कों पर महिलाओं से किस तरीके से अभद्रता की गई, ये देखिए। अवामी लीग की महिला कार्यकर्ता को बाल पकड़कर खींचा गया। ताज्जुब ये है कि ये काम बीएनपी की महिला कार्यकर्ता ही कर रही थी। बाल पकड़कर महिला को भीड़ में ले जाया गया, फिर उससे अभद्रता शुरू हुई, उसके कपड़े फाड़ दिए गए। वो महिला चीखती रही, लेकिन पुलिस की शय पर गुंडों को कोई तरस नहीं आया। नॉन स्टॉप ये बर्बरता चली, कुछ नहीं तो कम से कम आधे घंटे तक। अब आपको एक दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, ये पुलिस की मौजूदगी में इस तरीके का बर्ताव किया गया। अब इसके सबूत भी देख लीजिए। अवामी लीग की प्रदर्शनकारी महिलाओं को पकड़कर पुलिस वैन में ले जाया गया, लेकिन महिला कार्यकर्ता पुलिस वैन में भी सुरक्षित नहीं थी। पुलिस मौजूद थी। बीएनपी के गुंडों ने महिलाओं पर थप्पड़ की बरसात कर दी, उनके कपड़े खींचने का सिलसिला चलता रहा। ढाका की सड़कों पर अवामी लीग का प्रदर्शन ये चौंकाने वाला भी है। अगस्त में इसी अवामी लीग के खिलाफ बांग्लादेश में विद्रोह हुआ था। प्रधानमंत्री शेख हसीना को ढाका छोड़कर भागना पड़ा। ऐसा लगा जैसे बांग्लादेश में जंगल राज कायम हो गया है। लेकिन छात्र आंदोलन के लीडर बनकर मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार की कमान संभाली। दुनिया को बताया गया कि शेख हसीना तानाशाह थी। देश में महंगाई और बेरोजगारी पर भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका था और इसी वजह से नौजवानों में भारी गुस्सा हो गया था। और यही गुस्सा जब फूट पड़ा तो अगस्त के महीने में बांग्लादेश में विद्रोह हुआ। ये तस्वीर दुनिया को दिखाई गई। तब क्या माना जा रहा था कि यूनुस एक लिबरल डेमोक्रेट है, इनके आने पर बांग्लादेश की व्यवस्था वापस पटरी पर आएगी, महिलाओं को सम्मान मिलेगा, युवकों को नौकरियां मिलेंगी, सबको समान अधिकार होगा। लेकिन सोचिए उनकी सोच कैसी कट्टरपंथी और नफरती होगी कि इस तरीके का बर्ताव आज ढाका की बांग्लादेश की सड़कों पर हो रहा है और मोहम्मद यूनुस मौन है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव और डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद बांग्लादेश के हालात बदले हैं। शेख हसीना ने अवामी लीग के लेटर हेड पर डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी। इस लेटर ने साफ कर दिया कि अब अवामी लीग चुप नहीं बैठेगी। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका के अगले राष्ट्रपति का समर्थन शेख हसीना को मिलेगा और उनके दोबारा सत्ता में वापसी के आसार बन रहे हैं। बस इसी उम्मीद में अवामी लीग के कार्यकर्ताओं का जोश हाई हुआ और वो सड़कों पर उतर पड़े। आपको ये बता दें कि ढाका में शनिवार को भी प्रोटेस्ट हुआ था। राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत के समर्थन में अवामी लीग समर्थकों ने रैली निकाली। कहा जाता है कि ट्रंप को यूनुस पसंद नहीं करते, इसी कारण रैली निकालने के आरोप में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये घटना ने आग में घी की तरह काम किया। अवामी लीग के समर्थक एक्टिव हो गए। मतलब साफ है कि अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के लिए अब खतरे की घंटी बज चुकी है। अब तो शायद ट्रंप भी नहीं चाहेंगे कि यूनुस की कुर्सी बरकरार रहे। आपको ये बता दें कि शेख हसीना को रिपब्लिकन पार्टी का समर्थक माना जाता है, इसीलिए ट्रंप भी यही चाहेंगे कि बांग्लादेश में उनकी वापसी हो और बाइडेन समर्थक यूनुस को बेदखल किया जाए। वैसे भी जब शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था तब ये खबरें आई थी कि इसके पीछे बाइडेन प्रशासन का हाथ हो सकता है।
अभी हमने आपको रविवार को ढाका में अवामी लीग के प्रोटेस्ट की तस्वीरें दिखाई। अब आपको दिखाते हैं इस प्रोटेस्ट की तस्वीर जो बीते 3 महीनों के दौरान नहीं देखी गई थी। आपको यह भी जानना चाहिए कि यह प्रोटेस्ट हुआ क्यों। आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे ढाका की तस्वीर। ज्यादातर प्रदर्शनकारी अवामी लीग के स्टूडेंट विंग के मेंबर हैं। ये वो स्टूडेंट विंग है जिसे अंतरिम सरकार ने अब बैन कर दिया है। स्टूडेंट लीग पर 2009 के आतंकवाद विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की गई है। उसको सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा माना गया है। अंतरिम सरकार के इसी एक्शन के खिलाफ अवामी लीग ने मोर्चा खोल दिया। वो नेता भी बाहर आ गए जो अब तक अंडरग्राउंड थे। 5 अगस्त को शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद 3 महीनों में जो नहीं हुआ वो अब ढाका में शुरू हो गया है। यूनुस सरकार के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन हुआ। यूनुस सरकार ने प्रदर्शनकारियों को चेतावनी तक दी, लेकिन इसके बावजूद जब कार्यकर्ता नहीं माने तो भिड़ंत सड़कों पर हुई। शेख हसीना ने बांग्लादेश की सत्ता में वापसी के लिए बड़ा कूटनीतिक दांव चला है। इसे समझने के लिए पहले उनके डोनाल्ड ट्रंप को लिखी चिट्ठी का मतलब समझिए। हसीना ने यह संदेश अपनी पार्टी बांग्लादेश अवामी लीग के लेटर हेड पर लिखा। इस पर सामने ही मोटे अक्षरों में पार्टी का नाम है और नीचे लिखा है 23 बंगबंधु एवेन्यू ढाका। शेख हसीना ने ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया के साथ एक तस्वीर भी पोस्ट की है। इसमें शेख हसीना के साथ उनकी बेटी साइमा वाजिद भी खड़ी है। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, बल्कि इसमें शेख हसीना की ढाका में वापसी के संकेत भी छुपे हैं। शायद इसीलिए बांग्लादेश में अब अवामी लीग माहौल बनाने में जुट गई है। शेख हसीना ने लेटर लिखकर बांग्लादेश में अवामी लीग कार्यकर्ताओं को मैसेज दिया कि अब हमारे अच्छे दिन आ सकते हैं। इससे जब से ट्रंप राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए तब से यह माना जाने लगा कि यूनुस की सरकार पर अब खतरा है। ऐसे कहा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप और यूनुस की अतीत की यादें खास नहीं है। यह भी कहा जा सकता है कि यूनुस को ट्रंप पसंद नहीं है। इसकी क्या वजह बताई जाती है, यह भी समझ लीजिए। मोहम्मद यूनुस घोषित तौर पर डेमोक्रेट्स के समर्थन है, यानी कि वही पार्टी जिससे कमला हैरिस, जो बाइडेन और बराक ओबामा आते हैं। कई राष्ट्रपति चुनाव में यूनुस ने डेमोक्रेट्स के लिए प्रचार किया है। रिपोर्ट में दावा है कि यूनुस ने ओबामा के लिए 2 करोड़ रुपए चंदा भी जमा किया था। मोहम्मद यूनुस बिल और हिलरी क्लिंटन के करीबी रहे हैं। ट्रंप को मोहम्मद यूनुस का विरोधी माना जाता है। ट्रंप ने एक बार आरोप भी लगाया था कि 2016 में मोहम्मद यूनुस ने उन्हें हराने के लिए डोनेशन दिया था डेमोक्रेट प्रेसिडेंशियल कैंपेन में। ट्रंप ने एक डेलीगेशन से यहां तक कहा था जब वो उनसे मिलने आए थे कि अरे वो ढाका का माइक्रो फाइनेंसर कहां है, मैंने सुना है कि वो मुझे हराना चाहता था। ऐसा उन्होंने बांग्लादेश के एक डेलीगेशन को बोला था। अगर विदेशी अखबारों में छपी एक रिपोर्ट सही है तो आने वाले समय में मोहम्मद यूनुस के लिए संकट खड़ा हो सकता है। यही कारण है कि रविवार को अवामी लीग ने देश में चुनाव करवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। यही कारण है कि कल हुई एट्रॉसिटी की घटनाओं के बाद यह मामला अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में पहुंच चुका है। अब ये देखिए कि ट्रंप की वापसी से अवामी लीग के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि यूनुस सरकार को हर तरफ से घेरने की कोशिश हो रही है। लीग ने अपने फेसबुक पेज पर ऐलान किया कि 5 से 8 अगस्त तक बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के दौरान हिंदुओं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और पुलिस कर्मियों का नरसंहार हुआ और इसकी शिकायत अब वो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में कराएंगे। इस शिकायत में यूनुस के अलावा उनकी कैबिनेट के सभी सदस्यों समेत 61 और लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। आईसीसी में दर्ज शिकायत में 800 पन्नों के दस्तावेज शामिल किए गए हैं। अवामी लीग का कहना है कि आईसीसी में जल्द ही यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जल्द ही 15,000 और शिकायतें दर्ज कराने के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अत्याचार प्रभावित एक आदमी की तरफ से शिकायतें दर्ज होंगी और इसका पूरा चिट्ठा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सामने रखा जाएगा। एक तरफ शेख हसीना की अवामी लीग ने अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के खिलाफ मोर्चा खोला है और दूसरी तरफ यूनुस सरकार ने भी शेख हसीना को कंट्रोल करने के लिए एक दांव चला है। यह दांव क्या है, उस पर गौर कीजिए। रविवार को बांग्लादेश ने इंटरपोल से शेख हसीना के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की अपील की है।
बांग्लादेश ने शेख हसीना के अंतरिम सरकार ने शेख हसीना पर आरोप लगाया है कि जुलाई और अगस्त महीने के दौरान छात्र आंदोलन के समय नृशंस हत्याएं करवाई गई। ये हत्याएं शेख हसीना सरकार के इशारे पर हुई, इसीलिए वो छात्रों और आंदोलनकारियों की हत्या की कसूरवार है और इसीलिए उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाए और उनको फौरन वापस बांग्लादेश लाया जाए। आपको बता दें कि जुलाई और अगस्त के दौरान बांग्लादेश में करीब 700 लोग मारे गए थे। 18 नवंबर को ढाका की अदालत में शेख हसीना को पेश होना है, उनके खिलाफ समन है। शेख हसीना पर नरसंहार, हत्याएं, मानवता के विरुद्ध अपराध का आरोप है। अब तक 60 लोगों के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी हो चुका है और 25 लोग छात्र आंदोलन के दौरान शेख हसीना सरकार की सख्ती के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं। तो अब यह साफ हो चुका है कि बांग्लादेश अभी राजनीतिक कश्मकश के एक बहुत अहम मोड़ पर है। एक तरफ शेख हसीना समर्थकों को वापसी की उम्मीद दिख रही है और दूसरी तरफ यूनुस सरकार शेख हसीना की वापसी को हर कीमत पर रोकने पर आमादा है। वैसे अभी ये शुरुआती दौर है, लेकिन बांग्लादेश में शनिवार और रविवार का घटनाक्रम बता रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा हो सकता है, चाहे जिसकी भी सत्ता है। पर यह सवाल सिर्फ बांग्लादेश या हिंदुस्तान के लोगों को ही नहीं, पूरे दुनिया के लोगों को, सारे जितने बड़े वर्ल्ड लीडर्स हैं, उनको यह पूछना जरूरी है कि जिस मोहम्मद यूनुस को पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों ने बैकिंग की थी, उनको बांग्लादेश का अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री, उसका नेता बनाया था, क्या उनके रहते इस तरह से महिलाओं से बर्ताव, उनके रहते हुए पत्रकारों को जेल में डाला जा रहा है और पूरी दुनिया चुप रहेगी?